हमारे स्टील की स्टडी हो गई। स्टील में हमने तीनों चीजें देख ली कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है 0.4% कार्बन पे, 0.83% कार्बन पे, 1.3% कार्बन पे। ठीक है, बस ये है कि अलग अलग जगहों पे अलग ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि परसेंटेज ऑफ कार्बन चेंज होता जा रहा है या वेरी होता जा रहा है। कब तक? 0.008 से लेकर के 2% कार्बन तक हम जहां पे हम स्टील को कंसिडर करते हैं, इसी के बीच में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब हम बात करेंगे जैसे हम 0.2% कार्बन को एक्सीड करते हैं, अब क्या होने वाला है। अब हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा होगा ट्रांसफॉर्मेशन विच टेक्स प्लेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट आयरन। अब हम बात करेंगे कास्ट आयरन की। कास्ट आयरन मतलब 2% कार्बन से लेकर के मैक्सिमम 5% या 5.6%, जहां तक भी हम स्टडी करते हैं डायग्राम में, उस परसेंट कार्बन तक क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है परसेंटेज ऑफ कार्बन का। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन में। अब वहां पे अगर उस डायग्राम को मैं आपको फिर से दिखाऊं, मैं वापस नहीं जा रहा हूं, मैं फिर से आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूं। यहाँ पे उसी डायग्राम को देखिए, यहाँ पे ये लाइन इस तरह से आई, ये लाइन इस तरह से आई। ठीक है, तो उसके बाद ये गया, वर्टिकली ड्रॉ हुई, फिर आपका ये ऑस्टेनाइट वाला हिस्सा बना। ठीक है, फिर छोटी सी लाइन ये बनी, फिर ये आपकी यूटेक्टिक वाली लाइन बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो हो गया आपका 2% कार्बन हो गया, 2% कार्बन। अब इसके बीच में यहां से 2 से लेकर 5% कार्बन के बीच में हम एक पॉइंट बना लेते हैं या एक लाइन बनाते हैं। यहाँ पे इस लाइन, गायब हो गया, फिर से बनाना पड़ेगा। ये हो गया, ये मैं आपके लिए डायग्राम बार बार इसलिए बनाता हूं ताकि आप लोगों को वो चीजें याद हो जाए, क्योंकि इतनी आसानी से याद होने वाली नहीं है आपको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ये लाइन इस तरह से आएगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब हमने क्या किया करना है, यहाँ पे ये 2% कार्बन, इस 2% कार्बन से लेके 5% कार्बन के बीच में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये जो लाइन है ये बताती है 3% कार्बन। इस 3% कार्बन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो हम अब स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये लिक्विड फेस हो गया। ठीक है, ये लिक्विड प्लस ऑस्टेनाइट हो गया। ठीक है, ये ऑस्टेनाइट हो गया। ठीक है, यहाँ पे सीमेंटाइट बन गया। यहाँ पे आपका इस पॉइंट पे परलाइट बनता है, इस वर्टिकल लाइन पे क्या बनता है, लेडेबराइट बनता है। तो इस तरह से आपको बार बार ड्रॉ करके रिकॉल करके याद करना पड़ेगा कि क्या बनता है। अब हम बात करेंगे इस वर्टिकल लाइन की, मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से बना दे रहा हूँ। ये है वर्टिकल लाइन जिसमें कि 3% कार्बन की हम बात करेंगे। अब कहाँ पे आ गए हैं, थोड़ा सा डायग्राम पे आप इमेजिन करो कि हम डायग्राम में किस जगह पे आ चुके हैं। अब मैं वापस जा रहा हूँ बैक। ठीक है, यहाँ पे केस नंबर 1। अब केस नंबर 1 की हम बात करें, द कास्ट आयरन कंटेनिंग 3% कार्बन इज व्हेन कूल्ड अंडर द रैपिड रेट एज द थिन सेक्शन ऑफ द सैंड कास्टिंग from the temperature of about 2500 degree Fahrenheit it begins to solidify with the formation of the grain of the austenite। तो जैसे ही वो क्या करता है, नीचे मूव करना चालू करता है। यहाँ देखिए, जैसे ही वो नीचे मूव करना चालू करता है, याद करिए जैसे जैसे नीचे मूव करेगा तो सबसे पहले जहाँ पे कट करेगा वहां पे क्या बनना चालू हो जाएगा, ऑस्टेनाइट बनना चालू हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे ऑस्टेनाइट है। तो ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड बनता, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑस्टेनाइट प्लस लिक्विड। तो इस जगह पे क्या बनेगा, सबसे पहले क्रिस्टल का बनेगा, ऑस्टेनाइट का क्रिस्टल बनना सबसे पहले चालू होगा। फिर उसके बाद ऑस्टेनाइट कंटिन्यूज टू सॉलिडिफाई अंटिल द कास्ट आयरन रीचेस 2066 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये वाला जो टेम्परेचर था यहाँ पे मैं जब बात कर रहा हूँ, ये कितना है 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जैसे ये क्या करेगा, इस लाइन पे टच करेगा तो इसका टेम्परेचर कितना रहने वाला है, 2066 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सारी चीजें थ्योरी में लिखी हुई हैं। At this stage, the alloy consists of 50% austenite and 50% liquid eutectite composition of austenites and cementite and laterite। इसका मतलब जैसे अब आप नीचे मूव करोगे तो इस पॉइंट पे क्या होने वाला है, यहाँ पे 50% क्या रहेगा, ऑस्टेनाइट रहेगा, क्योंकि ऊपर से आ रहा है तो ऑस्टेनाइट 50% इस लाइन पे रहने वाला है यहाँ पे। और इसके बाद नीचे अगर हम बात करेंगे तो 50 इसी पॉइंट पे क्या रहने वाला, 50% लेडेबोराइट। अब लेडेबोराइट जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन किसका है, ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट। तो इस पॉइंट पे पर्टिकुलर, इस पॉइंट पे क्या रहने वाला है, 50%
ऑस्टेनाइट और 50% लेडेब्राइट। बट लेडेब्राइट भी किसका कॉम्बिनेशन है? ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से इस पॉइंट पे ये चीजें बन जाएंगी। एज दी alloy cools below the solidus, that is 2066 degree Fahrenheit, ledebrite freezes and cementite precipitates from the austenite। अब देखिए जैसे ही इस लाइन के नीचे मूव करेगा, ये लाइन के जैसे ही, ये जो लाइन दिख रही है इस लाइन के नीचे हम जैसे मूव करेंगे तब क्या होगा? लेडेब्राइट में क्या है? ऑस्टेनाइट भी सीमेंटाइट भी। अब क्या होने लगेगा? आपका सीमेंटाइट प्रेसिपिटेट होने लगेगा ऑस्टेनाइट में से। ये जो है लेडेब्राइट में से क्या होगा? सीमेंटाइट जो है वो अलग होने चालू हो जाएगा, सेपरेट होने लगेगा, और क्या हो जाएगा? उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो डाउन होता जाएगा। किसके नीचे? 2660 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो ऑस्टेनाइट में सीमेंटाइट का जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती जाएगी। ये लिखा हुआ बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ द कार्बन इन द ऑस्टेनाइट। ठीक है, this occurs between 2066 degrees Celsius and degree Fahrenheit and 1333 degree Fahrenheit। ये दोनों के बीच में ये सारी चीजें होंगी। Cooling of the alloy below 1333 degree Fahrenheit involves the transformation of the remaining austenite of the eutectoid composition to परलाइट एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर। तो इसी तरह से जैसा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, जैसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा था इसमें स्टील में, उसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे होगा? 1333 डिग्री, जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन थी, याद रखिए इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन थी 1333 डिग्री फ़ारेनहाइट वाली। इस लाइन के नीचे सारे ट्रांसफॉर्मेशन वैसे ही होंगे जैसे वहां हो रहे थे, क्योंकि उसके नीचे देखिए सारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जितना भी हिस्सा है वो एक जैसा है, बस कार्बन का परसेंटेज चेंज हो गया। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा सेम टू सेम वैसे ही होगा, बस चेंज हो जाएगा क्या? कार्बन का परसेंटेज चेंज हो जाएगा वहां पे। ठीक है, thus the structure of the alloy at room temperature consists of the cementite, perlite and transformed ladebrite। तो उस डायग्राम के नीचे अगर इस लाइन के नीचे की बात करें तो यहाँ पे क्या रहने वाला है? इस लाइन के नीचे कैसे क्या क्या चीजें रहेंगी? सीमेंटाइट प्लस परलाइट प्लस ट्रांसफॉर्म लेडेब्राइट, क्योंकि लेडेब्राइट वाली लाइन कौन सी? वर्टिकल लाइन जो है वो लेडेब्राइट वाली लाइन है। इसीलिए जहां पे यूटेक्टिक रिएक्शन हुई थी उसके वर्टिकल लाइन पे जो पॉइंट था वो कौन सा था? लेडेब्राइट का। तो इसीलिए क्या हुआ? सीमेंटाइट परलाइट के साथ साइड वाला जो राइट हैंड साइड में लेडेब्राइट था वो भी साथ उसके साथ कंबाइन होकर के नीचे इस जगह पे एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको कहते हैं हम सीमेंटाइट परलाइट प्लस ट्रांसफॉर्म लेडेब्राइट, या उस हिस्से में ये सारी चीजें मिक्सअप हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हमारी कौन सी? जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है कास्ट आयरन में 3% कार्बन पे। ठीक है, लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से हमने ये पढ़ लिया था, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम हमने पढ़ लिया था, और मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन भी बता दिया था। हमने स्टील का ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया था, उसमें हम दो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे। हमने एक स्टील का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया था और दूसरा कास्ट आयरन का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया था। ठीक है, दूसरा पढ़ रहे हैं कास्ट आयरन का ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टील में हमने 3 तरह के कंपोजिशन कंसीडर किए थे, ए कंपोजिशन, बी कंपोजिशन और सी कंपोजिशन, मतलब अलग अलग परसेंटेज ऑफ कार्बन को हमने सिलेक्ट करके स्टडी किया था। अब हम कास्ट आयरन की बात कर रहे हैं। कास्ट आयरन में हमने केस ए पढ़ लिया था, ये वाला केस ए मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ एक 3% ऑफ कार्बन को कंपोजिशन को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 3% ऑफ कार्बन जो है वो पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर देता है। इसलिए हम वहाँ पे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन को ज्यादा कंपोजिशन को हम स्टडी नहीं कर रहे, सिर्फ एक सिंगल 3% कार्बन को यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये वाला केस नंबर 1 हो गया था हमारा, ये केस ए हमने कर लिया था। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे, केस बी एंड सी। यहाँ पे देखिए केस नंबर बी, अभी हम कास्ट आयरन की स्टडी कर रहे हैं जिसमें 3% कार्बन को हमको स्टडी करना है। 3% कार्बन के कंपोजिशन पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, इन द अबव वेरी in every cast iron is cooled at a slow rate. If the above cast iron is cooled at a very slow rate as usual, austenite will first form from the melt। इसका मतलब ये है जैसे हम क्या करेंगे, स्लो रेट पे कूलिंग करेंगे। ठीक है, जब स्लो रेट पे कूलिंग करेंगे तब क्या होगा? हमने जब भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए हम ऑस्टेनाइट से ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। जो ऑस्टेनाइट सबसे पहले बनता है लिक्विड के बाद। ठीक है, ऊपर लिक्विड होता है, लिक्विड से क्या बनता है? ऑस्टेनाइट बनता है, और उस ऑस्टेनाइट से परलाइट, बेनाइट, सीमेंटाइट, परलाइट जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो सारे उसके ऊपर से जनरेट होकर के आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे ही ऑस्टेनाइट क्या होता है, मेल्ट फॉर्म में, मेल्ट जो होता है लिक्विड जो मेल्ट फॉर्म में होता है उससे सबसे पहले क्या बनता है? ऑस्टेनाइट जनरेट होता है। ठीक है, जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है उससे ऑस्टेनाइट जनरेट होता है। बट द यूटेक्टॉइड फ्रीजिंग बिगन्स
स्लो प्रोडक्ट ऑफ यूटेक्टॉइड रिएक्शन विल बी ऑस्टेनाइट एंड द ग्रेफाइट। तो जब यूटेक्टॉइड रिएक्शन होगी तो उसका रिएक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, आपको ऑस्टेनाइट बनेगा और उसके साथ साथ ग्रेफाइट भी जनरेट होगा। दिस इज द रिएक्शन बिटवीन 2066 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 1333 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो रिएक्शन होती है किसके बीच में रहती है, 2000 और 1300 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बीच में, डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में होती है। As the cooling continues, austenite gets depleted in the carbon and content and the graphite flakes grow। तो इसमें जैसे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऑस्टेनाइट डिप्लीट होना यानी खत्म होते जाना। ऑस्टेनाइट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑस्टेनाइट जो है वो एक अनस्टेबल कंडीशन में होता है, ठीक है, स्टेबल नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे। तो वो क्या होता है, डिप्लीट होता जाता है और उसके साथ साथ वो क्या कराता है, कार्बन कंटेंट बनाता है और ग्रेफाइट के फ्लेक्स बनाता है। फ्लेक्स यानी छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रिप जैसे उसमें जनरेट करता है वो। एट 1333 degree Fahrenheit, the remaining austenite transforms to perlite and the structure of the alloy at the room temperature. It is पैरेटेक्टिक ग्रे कास्ट आयरन। तो जब इस टेम्परेचर के नीचे ये मूव करता है तो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह का होता है, एलॉय कैसा बनता है, पैरेटेक्टिक ग्रे कास्ट आयरन के फॉर्म में ये जनरेट होता है। क्योंकि हम कास्ट आयरन की यहाँ बात कर रहे हैं तो हम कास्ट 2% के ऊपर कार्बन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कास्ट आयरन ही बनेगा, ठीक है, स्टील नहीं बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट केस नंबर सी, केस सी, द फेस इन द सेम एलॉय व्हेन कूल एट अ वेरी स्लो रेट। यहाँ पे हमने किसकी बात करी, स्लो रेट ऑफ कूलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, वेरी स्लो रेट ऑफ कूलिंग रखते हैं, वेरी स्लो रेट ऑफ कूलिंग, मतलब कि हम कूलिंग, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम सारी चीजों को ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करता है, सारे तरह का ट्रांसफॉर्मेशन किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ कूलिंग पे। तो रेट ऑफ कूलिंग अगर हम क्या करते हैं, वेरी करते जाते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन में चेंजेस आते जाते हैं। तो यहाँ पे केस सी में हमने क्या किया है, वेरी स्लो रेट ऑफ कूलिंग करते हैं, जब क्या होता है उसकी वजह से किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। एक्सेप्ट दैट एट अ यूटेक्टॉइड 1333 डिग्री फ़ारेनहाइट cooling will be sufficiently slow to permit the graphite to precipitate rather than perlite। तो सबसे पहले क्या होगा, परलाइट ना बन करके क्या बनेगा, वहां पे ग्रेफाइट प्रेसिपिटेट होने लगा। प्रेसिपिटेट होना यानी कि सेपरेट होना चालू हो जाता है, ऑस्टेनाइट से अलग निकलना चालू हो जाएगा। Although no new graphite flakes forms, the one present grows in the size। तो इसके बाद क्या होगा, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद इस टेम्परेचर के नीचे जब वो ग्रेफाइट फ्लेक्स बन जाएंगे, उसके बाद नए ग्रेफाइट के फ्लेक्स नहीं बनेंगे। यहाँ पे नो न्यू ग्रेफाइट फ्लेक्स विल बी फॉर्म। ये क्या होगा, जो ग्रेफाइट के फ्लेक्स बनेंगे वो फ्लेक्स क्या होंगे, धीरे धीरे करके उनका साइज जो है वो धीरे धीरे करके बड़ा होता जाएगा और नए ग्रेफाइट के फ्लेक्स उसके बाद नहीं बनने वाले। इंस्टेड ऑफ द परलाइट एज इन द केस बी, द मैट्रिक्स ऑफ द एलॉय सॉलिडिफाइज इन दिस केस इज फेराइट एंड ग्रेफाइट फ्लेक्स। तो यहाँ पे जो बनने वाला एलॉय कैसे बनेगा, फेराइट और ग्रेफाइट के फ्लेक्स के फॉर्म में, ये एक दूसरे के फॉर्म में इस तरह से ये जनरेट होकर के निकल जाएगा। तो ये जो है हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा, इस कास्ट आयरन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जो कि हमने स्टडी किया 3% कार्बन को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें कि हमने ये भी समझ लिया कि किस तरह से आपका स्टील का ट्रांसफॉर्मेशन होता है अलग अलग परसेंटेज ऑफ कार्बन पे, और उसके बाद हमने देखा कास्ट आयरन का ट्रांसफॉर्मेशन 3% कार्बन पे, ठीक है। तो 3% कार्बन इसलिए कंसिडर किया था क्योंकि वो सारे फेसेस को कवर कर रहा था। एक सिंगल जो कंपोजिशन है, अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं ऊपर से नीचे तक, तो वो वर्टिकल लाइन जो रहती है सारे कंपोजिशन को कवर करती है, इसलिए हमने 3% कार्बन ही लिया और उसमें वो सारे कंपोजिशन जो थे या सारे तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को उसने दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाता है आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम।